हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी क्लास। कैसे हो आप सब प्यारे बच्चों। हम लोगों ने अभी तक क्लास 12 बायोलॉजी के 2 चैप्टर कवर कर रखे हैं। फर्स्ट चैप्टर था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड सेकंड चैप्टर था बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उन दोनों चैप्टर के वीडियोस की ना अलग अलग प्लेलिस्ट बन रखी है, ठीक है। और उन प्लेलिस्ट के लिंक जो है ना आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आराम से मिल जाएंगे। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और उन क्लासेस को आप देख लीजिए, ठीक है। अगर आपने उन क्लासेस को देख रखा है तो बेटा वेलकम है आपका इस नए चैप्टर में, ठीक है। आज का जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो कौन सा है बेटा, वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या है बेटा, वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आज हम जो लोग बात करेंगे ना, किस चैप्टर के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे बेटा रिप्रोडक्टिवली हेल्थ के बारे में, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है वो समझेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो समझेंगे। इसके साथ साथ में हम ये समझेंगे ना इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो देख बेटा, इस चैप्टर की ना बहुत इंपॉर्टेंस है। ये चैप्टर आपको आपके जीवन में भी बहुत काम आने वाला है, साथ साथ में आपके एग्जाम में भी काम आने वाला है। आपके बोर्ड एग्जाम्स में एक आध दो क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है, जैसे IVF वगैरह का। और दूसरा जो बेटा इसका इंपॉर्टेंस है वो इसका दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि आपके नीट वगैरह के जो एग्ज़ाम है ना, वहाँ पर भी एक आध क्वेश्चन इसका आ ही जाता है, ठीक है। तो दोनों एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा। आप छोटा चैप्टर है, कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है, बहुत अच्छे से कवर करिए इसको, ठीक है। और कवर करने के बाद आपको खुद रियलाइज़ होगा ना कि आपने बहुत नई चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर, जिसका नाम क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो बेटा आप लोग हेडिंग लगाएंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करने की कोशिश करते हैं ना कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्चुअली होती क्या है। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या है। तो पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए आप, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। सबसे पहले बेटा मान लीजिए आपके पास एक पर्सन है, ठीक है। थोड़ा सा भाई साहब खुश हैं। ये एक पर्सन है, नाम है इनका मिस्टर एक्स। क्या है ये, मिस्टर एक्स है। अब ये भाई साहब ऐसे है ना बेटा, ये रिप्रोडक्शन करके, ये व्यक्ति ऐसा है ना जो रिप्रोडक्शन करके जो क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन करके एक हेल्दी ऑफस्प्रिंग बना सकता है। क्या बना सकता है बेटा, एक हेल्दी ऑफस्प्रिंग बना सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये एक ऐसा व्यक्ति है ना जिसके पास ये एबिलिटी है, ये क्षमता है कि वो एक हेल्दी ऑफस्प्रिंग बना सकता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अगर एक सिंपल टर्म में समझने की कोशिश करोगे तो इन सिंपल टर्म, इन सिंपल टर्म, सिंपल टर्म में आपकी ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। तो देखो बेटा, किसी व्यक्ति द्वारा अपने जैसी एक हेल्दी ऑफस्प्रिंग का निर्माण करने की क्षमता जो है ना, वही क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। मैं अगर अपने ही जैसा एक हेल्दी ऑफस्प्रिंग बना सकता हूँ तो मैं क्या हूँ बेटा, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हूँ, ठीक है। तो ये व्यक्ति ऐसा है बेटा जो रिप्रोडक्टिव हेल्दी है, तो ये क्या करेगा, एक हेल्दी ऑफस्प्रिंग बनाएगा। ये व्यक्ति रिप्रोडक्शन के थ्रू एक हेल्दी ऑफस्प्रिंग बना सकता है, तो इसको मैं क्या मानूंगा, इसको मैं मानूंगा कि ये व्यक्ति कैसा है, ये रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे बेटा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, इट इज ए एबिलिटी ऑफ, इट इज ए एबिलिटी ऑफ पर्सन, एबिलिटी ऑफ पर्सन टू प्रोड्यूस ए हेल्दी ऑफस्प्रिंग, ठीक है। सिंपल टर्म में बात करो तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है बेटा, सिंपल टर्म में अगर बात करेंगे तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, एक पर्सन की क्षमता है क्या बनाने की, रिप्रोडक्टिव ऑफस्प्रिंग बनाने की, ठीक है। और अगर जनरल टर्म में जाएं, ठीक है, अगर जनरल टर्म में बात करें, इन जनरल टर्म, एक दूसरे एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो मिस्टर एक्स हैं, ये रिप्रोडक्शन के थ्रू हेल्दी ऑफस्प्रिंग कब बना पाएंगे, जब इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेल्दी होंगे। इनके पास जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं अगर ये हेल्दी होंगे, यानी ये हेल्दी होंगे, तभी तो एक हेल्दी ऑफस्प्रिंग बना पाएंगे। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है,
रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेटा एक तरीके की स्टेट है जिसमें हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं ना वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेल्दी हैं तो वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करेंगे, अगर हेल्दी नहीं है बेटा तो क्या वो नॉर्मल फंक्शन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दूसरे टर्म में अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे? इट इज ए स्टेट ऑफ, इट इज ए स्टेट ऑफ healthy reproductive organ with normal function। ठीक है, तो सिंपल टर्म में बात करो तो कोई पर्सन है वो हेल्दी ऑफस्प्रिंग बना रहा है तो वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, लेकिन वो हेल्दी ऑफस्प्रिंग कब बनाएगा? जब उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे होंगे? हेल्दी होंगे और अपना नॉर्मल फंक्शन कर रहे होंगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होने का मतलब क्या है कि कोई एक व्यक्ति ऐसा है उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ना वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेटा जनरल टर्म। लेकिन ये जो टर्म है ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये बेटा इतना आसान नहीं है। ठीक है, अभी हम किस नज़रिए से देख रहे हैं? अभी तो हम केवल रिप्रोडक्शन करने के नज़रिए से देख रहे हैं ना। ठीक है, लेकिन ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना ये टर्म इतना आसान नहीं है। इस टर्म में हम कुछ और चीज़ों को शामिल करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि ये व्यक्ति जो है ना ये एक अच्छा ऑफस्प्रिंग बना पा रहा है। ठीक है, इस व्यक्ति को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कब माना जाएगा? जब ये सोशल एस्पेक्ट में भी हेल्दी होगा, ठीक है, मेंटल एस्पेक्ट में भी हेल्दी होगा और बिहेवियरल एस्पेक्ट में भी हेल्दी होगा। ठीक है, तो इन टर्म के साथ साथ ये जो जनरल टर्म है ना, इन टर्म में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा है कि केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेल्दी है, इस वजह से ये हेल्दी ऑफस्प्रिंग बना रहा है, इस वजह से इसको रिप्रोडक्टिव हेल्दी कर दिया। लेकिन ये सिर्फ इतना ही टर्म जो है ना ये काफ़ी नहीं है इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक्सप्लेन करने के लिए WHO ने या आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक डेफिनेशन दी। ठीक है, किसने दी बेटा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू WHO, ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपको याद रखनी है, अकॉर्डिंग टू WHO। अब बेटा यहाँ पर ये WHO कौन है? WHO का मतलब है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसी को शॉर्ट में आप क्या कहते हो? WHO कहते हो। ठीक है, अब WHO ने क्या कहा? WHO ने कहा कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो एक्चुअली क्या है। देखो इधर WHO ने क्या कहा वो मैं लिखता हूँ, फिर मैं बाद में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसने कहा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखो पहली बात तो ये समझ लो कि जनरल टर्म में हमने ये सीख लिया है, इन सब टर्म में हमने ये सीखा कि कोई व्यक्ति है जो रिप्रोडक्शन कर सकता है और हेल्दी ऑफस्प्रिंग बना सकता है, वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। लेकिन WHO ने माना कि सिर्फ रिप्रोडक्शन करके हेल्दी ऑफस्प्रिंग बनाना ही काफ़ी नहीं है, उसको इन सब एस्पेक्ट के अलावा और भी जो अन्य एस्पेक्ट हैं यानी अन्य तरीके हैं ना, अन्य मुद्दे हैं, उनके हिसाब से भी इसको क्या होना पड़ेगा? हेल्दी होना पड़ेगा। तो वो कौन कौन से मुद्दे हैं उसमें एक्सप्लेन किया कहाँ पर? अपनी इस डिफिनेशन में। देखो इसने क्या कहा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स total well-being of all aspects of reproduction। यानी रिप्रोडक्शन के सभी एस्पेक्ट में क्या होना पड़ेगा? उसको वेलबींग होना पड़ेगा, यानी अच्छा होना पड़ेगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेलबींग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे कौन कौन सा एस्पेक्ट? फिजिकल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट, एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट। ठीक है, तो ये चार एस्पेक्ट ऐसे हैं जिसमें उसको अच्छा होना पड़ेगा। सपोज करो कोई एक व्यक्ति है बेटा, वो फिजिकली एक क्या कर सकता है? हेल्दी ऑफस्प्रिंग बना सकता है। ठीक है, लेकिन इसको बेटा कोई एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही ख़राब है सोसाइटी में, जिसका एक बहुत ही गंदा सा इमेज है। जैसे आपको एड्स है, मान लो इस मिस्टर एक्स को एड्स है, तो क्या ये सोशल रूप से हेल्दी है बेटा? समाज इनको एक अच्छी नज़र से देखेगा? सोशली ये हेल्दी नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर ये सोशली हेल्दी नहीं है
तो आप सोचो कि क्या ये मेंटल स्ट्रेस नहीं लेता होगा, इसको इतनी बड़ी बीमारी हो जाएगी तो क्या मेंटली सही होगा बेटा? रिप्रोडक्शन तो कर पा रहा है लेकिन इसकी मेंटल स्ट्रेस जो है ना सही नहीं है, रिप्रोडक्शन को लेके मेंटल स्ट्रेस सही नहीं है। इसको टेंशन है कि चलो ठीक है, हमको तो एड्स हो गया, हमारे जो बच्चे होंगे कहीं मेरी वजह से उनको ना एड्स हो जाए, है ना। तो ऐसी चीज़ें इसके दिमाग में चलती रहेंगी ना, तो क्या ये मेंटली हेल्दी है बेटा? ये मेंटली हेल्दी भी नहीं है। अच्छा, जब ये सोशली जो है परेशान होगा, मेंटली परेशान होगा, तो क्या इसके बिहेवियर में सारे दिक्कतें नहीं देखने को मिलेंगी? तो क्या इसका बिहेवियर थोड़ा सा डिसबैलेंस नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो बिहेवियरली भी क्या हो जाएगा, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो कोई एक व्यक्ति है बेटा, उसको रिप्रोडक्टिव हेल्थी तभी माना जाता है जब वो रिप्रोडक्शन के सभी एस्पेक्ट, जैसे फिजिकल एस्पेक्ट, जैसे आपके सोशल एस्पेक्ट, जैसे आपके इमोशनल एस्पेक्ट एंड जैसे आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट, इन सब में अच्छा है ना, तो उसको क्या माना जाता है बेटा? रिप्रोडक्टिवली हेल्दी माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? चलो, यहाँ से अगर चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर हम लोग चलते हैं बेटा अपने अगले टॉपिक में, और हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं ना कि हमारे इस चैप्टर में हमको क्या क्या चीज़ें सीखनी है। ठीक है, चलो ले लो स्क्रीनशॉट बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, सबसे पहले बेटा हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं ना कि कौन कौन सा टॉपिक हैं जो हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर। जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे हम लोग बर्थ कंट्रोल मेथड। ठीक है, जो सेकेंड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का। और जो थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे बेटा इनफर्टिलिटी। और जो फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे वो फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या होगा बेटा? पॉपुलेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक क्या होने वाला है? बर्थ कंट्रोल मेथड। फिर क्या है बेटा? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज पढ़ेंगे, जिनको हम शॉर्ट में STDs कहते हैं। ठीक है, फिर क्या पढ़ेंगे बेटा? इनफर्टिलिटी पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग पॉपुलेशन को। ठीक है, इन 4 टॉपिक्स में हम इस चैप्टर को कवर अप करेंगे। ठीक है, छोटा चैप्टर है, जल्दी कवर हो जाएगा, मुश्किल से 8-10 लेक्चर होंगे, और अच्छे से कवर करोगे तो। ठीक है, और जल्दी जल्दी कवर कर दिया मैंने तो और ही कम हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग हर चीज़ को एक अच्छे से डायमेंशन में सीखने वाले हैं, यानी फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं बेटा कहाँ पर? हम लोग चलते हैं किस टॉपिक की ओर? अपने पहले टॉपिक की ओर, जिसका नाम क्या है? बर्थ कंट्रोल मेथड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम क्या है बेटा? बर्थ कंट्रोल मेथड। बर्थ कंट्रोल मेथड। ठीक है, नाम से क्या पता चल रहा है कि ये ऐसा टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे ना, जिसके थ्रू हम क्या करते होंगे बेटा? बर्थ को कंट्रोल करते होंगे। ठीक है, बर्थ कंट्रोल मेथड में हम क्या सीखने वाले हैं? हम ऐसे टॉपिक्स को सीखने वाले हैं ना, ऐसी चीज़ों को सीखने वाले हैं जिसके थ्रू हम लोग बर्थ को कंट्रोल करते होंगे, यानी जन्म को कंट्रोल करते होंगे, पैदा होने की दर को कंट्रोल करते होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये बर्थ कंट्रोल मेथड है क्या। तो देखो, मैं चाहता हूँ कि मैं बर्थ को रोक लूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं बर्थ को रोक लूँ, मेरी आने वाली पीढ़ी अभी ना आए, जब मैं चाहूँ तब आए। ठीक है, तो मैं अपनी पीढ़ी को जन्म देने के लिए डिसीजन खुद लूँगा, है ना। तो अच्छा, डिसीजन लेने के लिए मुझे कुछ मेथड्स का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि चलो मैंने डिसीजन ले लिया कि मेरे बच्चे जो हैं वो मैरिज के 10 साल बाद या 12 साल बाद आएंगे, या फिर 5 साल बाद आएंगे। ठीक है, तो लेकिन ये डिसीजन तो मैंने ले लिया, लेकिन इस डिसीजन के पीछे का कुछ हमने एक एस्पेक्ट भी सोचा होगा ना। ठीक है, देखो सिंपल सी एक बात है कि हम क्या करना चाहते हैं बेटा? बर्थ को कंट्रोल करना चाहते हैं। बर्थ को कंट्रोल करने के लिए 2 चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा, बस, एकदम सिंपल सी बात है। बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बात ना करते हुए सिंपल सी एक टर्म पे आते हैं कि हमको क्या पढ़ना है बेटा? बर्थ कंट्रोल मेथड। बर्थ कंट्रोल मेथड में हमको सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें रोकनी है। पहला चीज़ तो कंसेप्शन रोकना है, दूसरा चीज़ क्या रोकना है बेटा? दूसरा चीज़ हमको प्रेगनेंसी रोकनी है। ठीक है, प्रेगनेंसी रोकनी है। जब लेडीज़ प्रेग्नेंट ही नहीं होगी तो बर्थ का कोई चांस ही नहीं आता। ठीक है, उससे पहले कंसेप्शन ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं आता। तो सबसे पहले क्या रोकने की कोशिश करेंगे? कंसेप्शन को। बाई चांस अगर कंसेप्शन हो ही गया तब किसको रोक लेंगे? हम प्रेगनेंसी को। ठीक है, तो बर्थ कंट्रोल मेथड क्या है? ये एक ऐसे मेथड हैं जो बेटा किसको रोकते हैं? कंसेप्शन को रोकते हैं और प्रेगनेंसी को रोकते हैं। तो डिफिनेशन कैसे लिखोगे इसकी? देखो, बर्थ कंट्रोल मेथड क्या है? अगर सिंपल टर्म में बात करो तो बर्थ कंट्रोल मेथड क्या है, तो क्या लिखोगे? दीज आर द मेथड
these are the methods which control कंसेप्शन। कंट्रोल की जगह बेटा प्रिवेंशन लिख लो, अच्छा शब्द रहेगा। विच प्रिवेंट कंसेप्शन एंड प्रेगनेंसी। ठीक है। बर्थ कंट्रोल मेथड ऐसे मेथड हैं जिसके थ्रू हम किसको रोकते हैं, कंसेप्शन एंड प्रेगनेंसी को रोकते हैं। तो दीज आर द मेथड विच प्रिवेंट कंसेप्शन एंड प्रेगनेंसी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई बेटा। अब सवाल ये है कि एक अच्छा बर्थ कंट्रोल मेथड किसको माना जाएगा। तो पहली बात यहाँ पर लिखो, कुछ फीचर्स होंगे उसके। जो एक अच्छा बर्थ कंट्रोल मेथड होगा ना, उसके कुछ फीचर्स होंगे। तो यहाँ पर लिखो आप हेडिंग छोटी सी, फीचर्स ऑफ एन आइडियल बर्थ कंट्रोल मेथड। ठीक है, जो अच्छा बर्थ कंट्रोल मेथड होगा ना, उसके किस फीचर्स होंगे, वो कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं। पहला फीचर बेटा उसका ये होगा, फर्स्ट फीचर उसका ये होगा कि जो भी बर्थ कंट्रोल मेथड है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखोगे, इट शुड बी इजीली अवेलेबल। इट शुड बी easily available। ठीक है, अगर आसानी से उपलब्ध होगा बेटा तभी तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, पहली बात तो क्या होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा चीज़ बेटा, ये एक ऐसा मेथड होना चाहिए जो प्रेगनेंसी को रोक सके। तो क्या लिखोगे, इट शुड प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ठीक है, तीसरा बात बेटा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने चाहिए, या फिर होने भी चाहिए तो बहुत कम साइड इफ़ेक्ट होने चाहिए। तो क्या लिखोगे, इट शुड हैव लेस साइड इफेक्ट। यानी इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होना चाहिए बेटा, बहुत कम होने चाहिए। फोर्थ बात आप क्या लिखोगे, सबसे बड़ी बात, चलो आसानी से मिल गया, ठीक है, प्रेगनेंसी भी रोकने वाला है, साइड इफ़ेक्ट भी कम है, लेकिन आपको इस्तेमाल करने में ही अगर जटिलता आ रही है, यानी आप इसका यूज़ ही नहीं आसानी से कर पा रहे हो, तो क्या ये किसी काम का है बेटा, नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है ना वो है कि यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, कि जो यूज़र है उसका आसानी से इस्तेमाल कर पाए। तो क्या लिखोगे, इट शुड बी यूज़र फ्रेंडली। इट शुड बी यूज़र फ्रेंडली। कैसा होना चाहिए बेटा, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। लास्ट बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इट शुड बी रिवर्सिबल। यानी जब तक हम इसका यूज़ करें तब तक तो ये प्रेगनेंसी को रोक सके, लेकिन इसका यूज़ बंद कर देने पर ये किसको लीड कर सके बेटा, प्रेगनेंसी को लीड कर सकते हैं। इसका उपयोग बंद करने पर प्रेगनेंसी हो जाए, ऐसी कोई दिक्कत ना आए, हमने इसका इस्तेमाल किया था इस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इट शुड बी रिवर्सिबल। इट शुड बी रिवर्सिबल। इसका मतलब क्या होता है, व्हेन इट्स यूज इज स्टॉप्ड, इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। यानी जब इसका यूज़ आप बंद कर दोगे तो कहाँ क्या कराने लग जाएगा, ये प्रेगनेंसी करा देगा। ठीक है, तो ये एक फीचर्स हैं किसके बेटा, बर्थ कंट्रोल मेथड के। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। एक अच्छा बर्थ कंट्रोल मेथड जो होगा ना उसके 5 फीचर होंगे, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना होना चाहिए, साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, और दूसरी बात क्या है बेटा, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रिवर्सिबल होना चाहिए, यानी जब इसका यूज़ बंद कर दें तब प्रेगनेंसी हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा अपने फर्स्ट टॉपिक की जिसका नाम था बर्थ कंट्रोल मेथड। बर्थ कंट्रोल मेथड के टाइप्स की। तो यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग लगाएंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड। क्या लिखेंगे बेटा, टाइप ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड। ठीक है, बीच में हमने लिखा है ऐसे, बर्थ कंट्रोल मेथड, और फिर इसके बेटा 2 टाइप बना दिए। कितने टाइप बना दिए, 2 टाइप।
फर्स्ट टाइप है बेटा इसका नेचुरल मेथड, क्या है बेटा इसका नेचुरल मेथड है। जो सेकंड टाइप है ना वो है बेटा आर्टिफिशियल मेथड। ठीक है, तो अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड क्या होता है और आर्टिफिशियल बर्थ कंट्रोल मेथड क्या होता है। ठीक है, तो देखो इसको अगर आपने लिख लिया हो तो इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलो अच्छा यहीं पर लिख देता हूँ, रफ नहीं करता हूँ। नेचुरल मेथड में हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग नेचुरल मेथड में कोई केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो नो यूज़ ऑफ केमिकल। पहली बात, कोई केमिकल का यूज़ नहीं करेंगे। सेकेंड बात बेटा, नो डिवाइस आर यूज्ड, नो यूज़ ऑफ डिवाइस, कोई डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कोई यंत्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे। थर्ड बेटा, नो यूज़ ऑफ पिल्स, यानी कोई भी टैबलेट्स का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो यानी ऐसा बर्थ कंट्रोल मेथड जिसमें ना किसी केमिकल का, ना किसी डिवाइस का, ना ही पिल्स का यूज़ किया जाता है, उसको आप क्या कहते हो, नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड। आर्टिफिशियल में ये सारी चीज़ें बेटा यूज़ होती हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल में क्या होगा, यूज़ ऑफ केमिकल होगा। ठीक है, यूज़ ऑफ क्या होगा, डिवाइसेस होगा, एंड क्या होगा, यूज़ ऑफ पिल्स होगा। मतलब जो चीज़ें उधर यूज़ नहीं होंगी वो चीज़ें इधर क्या होंगी बेटा, यूज़ होंगी। तो अगर डिफाइन करना हुआ नेचुरल मेथड को तो आप कैसे डिफाइन करोगे। ठीक है, अगर डिफाइन करना हुआ किसको, नेचुरल मेथड को, तो आप कैसे डिफाइन करोगे। आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर हम लोग डिफाइन करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर थोड़ा सा रफ करता हूँ मैं, यहाँ पर रफ करके इसको मैं डिफाइन करता हूँ। चलो नेचुरल मेथड क्या होता है, देखो, दैट बर्थ कंट्रोल मेथड इन विच नो यूज ऑफ केमिकल डिवाइस एंड पिल्स आर कॉल्ड नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। ठीक है, तो क्या लिखोगे, दैट बर्थ कंट्रोल मेथड, दैट बर्थ कंट्रोल मेथड in which no use of chemicals, pills and devices for prevention of conception and pregnancy are called natural birth control method, natural birth control मेथड। ठीक है, नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड क्या है, जिसमें किसी केमिकल डिवाइस और पिल्स का यूज़ ना हो, वो क्या है, नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड है। अब हमको क्या पढ़ना है बेटा, हमको नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड में 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। कितने टॉपिक्स, 3 टॉपिक्स। चलो उनको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड, नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड में हमें कितने टॉपिक पढ़ने हैं बेटा, हमें पढ़ने हैं 3 टॉपिक, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। यहाँ पर हम लिखते हैं, पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें वो होगा बेटा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। क्या होगा बेटा, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इनको हम कहते हैं बेटा रिदम मेथड। ठीक है, सेकेंड जो टॉपिक होगा वो होगा बेटा लैक्टेशनल एमेनोरिया, लैक्टेशनल अमेनोरिया। ठीक है, थर्ड जो टॉपिक होगा ना बेटा हमारा, थर्ड जो टॉपिक होगा वो होगा बेटा कोइटस इंटरप्टस,
इंटरप्टस। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं। फटाक से इसका आप स्क्रीनशॉट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो, फर्स्ट बर्थ कंट्रोल मेथड क्या है मेरे पास? सबसे पहला बर्थ कंट्रोल मेथड है बेटा पीरियोडिक एब्सटिनेंस। क्या है पीरियोडिक एब्सटिनेंस? अब देखो ये पीरियोडिक एब्सटिनेंस होता क्या है। चलते हैं थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। पहले बनाते हैं बेटा एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना सारा कुछ करना पड़ रहा है, तो प्लीज़ सेशन को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए, यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर एक ऐसे फैलोपियन ट्यूब होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है आपके पास, यहाँ पर आपके पास एक ओवरी होती है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक वेजाइनल कैनाल होती है। ठीक है, अब देखो इधर, इस ओवरी से 40 मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है बेटा। फीमेल में क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर, किस डे पर, 14th डे पर यहाँ से क्या बाहर आता है बेटा, यहाँ से सेकेंडरी oocyte बाहर आता है। क्या बाहर आता है, सेकेंडरी oocyte बाहर आता है कब, 14th डे पर। ये सेकेंडरी oocyte कहाँ जाता है, इस फैलोपियन ट्यूब में जाता है। ठीक है, अब ये कहाँ पर आ गया बेटा, 14th डे पर ये आ गया कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में। ये आ गया है फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये जो 14th डे का टाइम है ना बेटा, ये क्या होता है, ये स्टैंडर्ड टाइम है किसका, ओवुलेशन का। बट ये जो ओवुलेशन का टाइम है ना, ये प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, +-2 हो सकता है, यानी कि ये अगर -2 हुआ तो यानी हो सकता है ये 12th डे पर ही ओवुलेशन हो जाए। ठीक है, अगर ये +2 हुआ तो हो सकता है बेटा ये 14th डे पर, सॉरी 16th डे पर क्या करे, ओवुलेशन करे। ठीक है, +2 होगा तो 12वें दिन पर ओवुलेशन हो जाएगा, -2 होगा तो 12वें दिन पर, +2 होगा तो 16वें दिन पर। अब सपोज करो कि एक स्पर्म है, पहली कंडीशन हमें ये लेते हैं कि 14th डे पर हुआ, सॉरी पहली कंडीशन ये लेते हैं कि ये 12th डे पर हुआ है। 12th डे पर अगर ये हुआ है तो यहाँ पर आएगा। अब 10th डे पर सपोज करिएगा आप, मैं बात कर रहा हूँ कब की, 10th डे पर। 10th डे पर यहाँ पर इसने क्या किया, इस फीमेल ने अपने मेल पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। इस मेल पार्टनर का सीमेन बेटा कहाँ आया होगा, यहाँ पर आया होगा। इस सीमेन में क्या होंगे बेटा, इस सीमेन में होंगे स्पर्म। ठीक है, अब स्पर्म की जो लाइफ है, स्पर्म की लाइफ कितनी होती है बेटा, 48 आवर होती है। ठीक है, तो अगर इसने 10th डे पर सेक्सुअल कांटेक्ट किया होगा तो इसका स्पर्म कब तक जिंदा रहेगा बेटा, 12th डे तक। अगर ये 10th डे पर आया है तो 48 आवर तक इसका स्पर्म जो होता है, ठीक है, वो एबल होता है क्या, किसके लिए बेटा, एबल फॉर फर्टिलाइजेशन। तो अगर 48 घंटे को देखोगे, 48 घंटे का मतलब 2 दिन, 2 दिन का मतलब 10 से कहाँ पहुँच जाएगा, 12वें दिन। 12वें दिन पर ओवुलेशन हुआ था, यानी 12वें दिन पर सेकेंडरी oocyte यहाँ पर आया था, और 12वें दिन पर ही स्पर्म बेटा यहाँ पर आ जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर दूसरी कंडीशन लेते हैं 16th डे पर। ठीक है, 16th डे पर क्या किया इसने, ओवुलेशन किया। ठीक है, 16th डे पर इसने ओवुलेशन किया, तो 16th डे पर ये कहाँ पहुँचा बेटा, ये पहुँचा यहाँ पर 16th डे पर फैलोपियन ट्यूब में। और ये जो आपका सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte 24 आवर्स तक एबल है क्या करने के लिए बेटा, फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो अगर इसने 16th डे पर किया है तो 17th डे तक क्या करेगा बेटा, ये 17th डे तक क्या रहेगा, ये एबल रहेगा।
ठीक है। 17 डे तक ये एबल है ना फर्टिलाइजेशन करने के लिए, क्योंकि 24 घंटे तो जिंदा ही रहेगा। तो 16वें दिन पर ओवुलेशन हुआ है तो 24 घंटे यानी 17वें दिन तक ये सक्षम है क्या करने के लिए बेटा, फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो अगर 17th डे पर स्पर्म आया तब भी क्या हो गया बेटा, तब वे फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं। यहाँ पर भी क्या है, फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं। यानी 10th डे पर भी फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं, 17th डे पर भी हैं, और उसके बीच में कभी भी अगर हो गया तो फर्टिलाइजेशन के चांस ही हैं। यानी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 10th डे से 17th डे का टाइम होता है ना, इस टाइम पर बेटा क्या है, इस टाइम पर फर्टिलाइजेशन चांसेस हाई होते हैं। फर्टिलाइजेशन चांसेस क्या होते हैं बेटा, हाई होते हैं। ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 13th डे से लेकर 17th डे के बीच में अगर ये इसका मेल पार्टनर इसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करता तो यहाँ ना ही स्पर्म आएगा, और ना ही स्पर्म आएगा तो ना ही इसको फर्टिलाइज कराने की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही ये फर्टिलाइज हो पाएगा, और ना ही यहाँ पर प्रेगनेंसी जैसी कोई चीज़ हो पाएगी। तो बेटा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब ये है कि पूरे मंथली साइकिल में जो 10th से 17th डे का विंडो होता है, यानी ये जो 7-8 दिन का विंडो होता है ना, इस विंडो में अगर मेल पार्टनर या फीमेल पार्टनर सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करे ना, तो कंसेप्शन और प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। यहाँ पर ना ही आप किसी डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हो, ना ही किसी दवा का इस्तेमाल कर रहे हो, और ना ही बेटा किसी केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब क्या है बेटा, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब रहता है कि जो कपल्स हैं ना उनको अवॉइड करना चाहिए सेक्सुअल कॉन्टैक्ट किस कब से कब तक, 10th डे से 17th डे के बीच में। तो अ कपल शुड हैव अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स between 10th to 17th day of menstrual cycle। ठीक है। तो 10th से 17th डे तक, यानी 10th से 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल तक क्या करना है बेटा, उसको सेक्सुअल कांटेक्ट को अवॉइड करना है। 10th से 17th डे तक के टाइम को क्या करना है, अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है, वाई अवॉइड, क्यों अवॉइड करना है, बिकॉज इसलिए अवॉइड करना है क्योंकि ये टाइम जो है ना बेटा, ये टाइम में सबसे ज़्यादा चांस होते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन के। तो क्या कहोगे, बिकॉज इट इज़ ए बेस्ट fertile period of फीमेल। ठीक है। फीमेल का बेस्ट फर्टाइल पीरियड होता है क्योंकि इसी टाइम पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं बेटा ज़्यादा, बिकॉज लिख लो, एज ओवुलेशन takes place in this window of time। मतलब इस टाइम गैप के बीच आसपास ही क्या होता है, ओवुलेशन होता है, जिसके कारण ये बेस्ट फर्टाइल पीरियड होता है किसका, फीमेल का। ठीक है बेटा। तो सेक्सुअल कांटेक्ट को आपको अवॉइड करना है। अच्छा एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा बेटा, कभी कभी फीमेल जो होती है ना उसके अंदर ये ओवुलेशन की प्रोसेस तो होती है, 14th डे पर आइडियल है, +- 2 डेज हो सकती है, यानी 2 दिन पहले भी हो सकती है, 2 दिन बाद में भी हो सकती है, यानी आपका 12th डे पर भी हो सकता है, 16th डे पर भी हो सकता है। लेकिन एक फीमेल को कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर ओवुलेशन हुआ है। ठीक है। तो ओवुलेशन पता करने के लिए ना किसी फीमेल को कंटिन्यूसली क्या करना चाहिए बेटा, इसी टाइम गैप के बीच में, इसी विंडो ऑफ टाइम के बीच में, यानी इसी टाइम गैप के बीच में ना उसको अपना टेम्परेचर देखना चाहिए फ़ारेनहाइट सेल्सियस पर। ठीक है। फ़ारेनहाइट डिग्री पर क्या करना चाहिए बेटा, इसको फ़ारेनहाइट डिग्री पर इसको क्या करना चाहिए, अपना टेम्परेचर देखना चाहिए। कैसे, देखो ओवुलेशन कैसे पता चलेगा, हाउ वी नो टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। ठीक है। तो देखो कैसे
पता कर सकते हो भाई, पता कर सकते हो आप टेम्परेचर के थ्रू, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज्ड 1 फ़ारेनहाइट ड्यूरिंग ओव्यूलेशन के होने के बाद बॉडी का टेम्परेचर 1 फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है। तो आप इसी बढ़े हुए टेम्परेचर से ये जान सकते हो ना कि हमारे अंदर क्या हो गया बेटा, ओव्यूलेशन हो गया है, ठीक है। तो ये बात थी किसकी, ये बात थी बेटा आपके पीरियडिक एब्स्टिनेंस की, ठीक है। पीरियडिक एब्स्टिनेंस से अगर आप इस टाइम गैप में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करते हैं तो आप प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, यानी आप क्या कर सकते हैं बेटा, बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं नेचुरली, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट करिए। तो फिर हम लोग चलते हैं बेटा अपने दूसरे टॉपिक में, ठीक है। चलो चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक में, ठीक है। 5-7 मिनट की और बात है, फटाक से टॉपिक कवर करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पूरा बर्थ कंट्रोल मेथड नेचुरल वाला जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम लोग देखेंगे किसको, नेक्स्ट क्लास में आर्टिफिशियल बर्थ कंट्रोल मेथड को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बेटा, सवाल बनते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से सीखो, ठीक है। अब आइए चलते हैं अपने सेकेंड बर्थ कंट्रोल मेथड की ओर। सेकेंड बर्थ कंट्रोल मेथड क्या था बेटा, सेकेंड बर्थ कंट्रोल मेथड था मेरा लैक्टेशनल अमीनोरिया। क्या है बेटा, लैक्टेशनल अमीनोरिया। लैक्टेशन का मतलब क्या होता है बेटा, लैक्टेशन का मतलब होता है मिल्क फीडिंग। लैक्टेशन का मतलब होता है मिल्क फीडिंग। कोई माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है ना, तो ऐसी माँ को लैक्टेटिंग मदर कहा जाता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, एमिनोरिया एक बढ़िया टर्म है। हम सीखते हैं कि एमिनोरिया क्या है, व्हाट इज एमिनोरिया। तो पहले आप हेडिंग लिखिए छोटी सी, एमिनोरिया, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप हो जाना ही क्या है, एमिनोरिया है। तो स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, द स्टॉपेज ऑफ menstrual cycle is called amenorrhea। एमिनोरिया का मतलब क्या है, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ध्यान से सुनो बेटा, आफ्टर गिविंग ए बर्थ, बर्थ ऑफ चाइल्ड, यानी एक बच्चे को जन्म देने के बाद मदर स्टार्ट्स लैक्टेशन। मदर में क्या आने लगता है बेटा, मिल्क आने लगता है। और ये लैक्टेशन बहुत ही इंटेंस होता है अप टू 6 मंथ, मतलब बहुत ज़्यादा कराती है वो, अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा दूध पिलाती है। कब तक, 6 महीने तक। इंटेंस लैक्टेशन का मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। 10 से 12 बार वो अपने बच्चों को दूध पिला देती है 24 घंटे में। तो वो क्या है बेटा, इंटेंस लैक्टेशन है। कब, अप टू 6 मंथ, मतलब 6 महीने तक अपने बच्चों को बहुत अच्छे से दूध पिलाती है, ठीक है। अब इस इंटेंस लैक्टेशन का इफेक्ट क्या होता है बेटा, देखो जब इंटेंस लैक्टेशन होता है 6 महीने तक, तो उस टाइम पर GnRH, FSH एंड LH हार्मोन्स का लेवल डिक्रीज हो जाता है। हार्मोन्स लेवल डिक्रीजेस। GnRH, FSH, LH का हार्मोन्स का लेवल जो है ना बेटा, वो क्या करता है बेटा, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, बराबर है। अब जब GnRH, FSH एंड LH हार्मोन का लेवल डिक्रीज कर जाएगा, तो आप लास्ट चैप्टर याद करो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। जो ओवरी के अंदर फॉलिकुलर डेवलपमेंट्स होते हैं, उनके लिए कौन जिम्मेदार होता है, जो ओवरी के अंदर फॉलिकुलर डेवलपमेंट्स होते हैं ना, उनके लिए कौन जिम्मेदार होता है, उनके लिए GnRH, FSH एंड LH ही जिम्मेदार होता है। GnRH हाइपोथैलेमस से निकलता है, पिट्यूटरी के पास जाता है, बोलता है कि तुम FSH और LH निकालो। FSH और LH क्या कराते हैं बेटा, फॉलिकुलर डेवलपमेंट कराते हैं, कहाँ पर, ओवरी के अंदर। जब FSH और LH का लेवल ही कम होगा, GnRH कम है,
तो FSH और LH कम होगा। जब FSH और LH कम होगा तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट ओवरी का नहीं होगा। तो ओवरी में क्या होगा बेटा, फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये क्या होगा बेटा, ये क्या कर देगा, स्टॉप्ड फॉलिकुलर डेवलपमेंट इन ओवरी, फॉलिकुलर डेवलपमेंट को रोक लेगा। तो ड्यू टू दिस, यानी इसके कारण फिर क्या होगा, नो ग्राफियन फॉलिकल, कोई ग्राफियन फॉलिकल नहीं बनेगी। नो सेकेंडरी oocytes, कोई सेकेंडरी oocytes नहीं बनेंगे। और LH ही वो हार्मोन है बेटा जो ओवुलेशन कराता है। अगर oocyte ही नहीं बनेगा तो कोई ओवुलेशन होगा, नो ओव्यूलेशन, यानी कोई ओव्यूलेशन नहीं होगा। अब आपका ओवुलेशन ही नहीं हो रहा है तो यानी फैलोपियन ट्यूब में आप बताओ क्या सेकेंडरी oocyte आएगा, नहीं आएगा। अब उस टाइम पर कोई मेल चाहे जितनी बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, स्पर्म चाहे जितनी बार फैलोपियन ट्यूब में पहुंचे, जब सेकेंडरी oocyte ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन होने का चांस है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं बेटा, इसी को कहते हो आप लैक्टेशनल एमेनोरिया। यानी लैक्टेशन के टाइम पर, ये जो 6 मंथ का टाइम पीरियड है ना, इस टाइम पर कोई मेल पार्टनर अपनी फीमेल के साथ में क्या करता है बेटा, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। तो उस टाइम पर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स सेफ माना जाता है प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, प्रेगनेंसी उससे नहीं होगी, क्यों, क्योंकि सेकेंडरी oocyte और ओवुलेशन जैसी प्रोसेस जब तक ये लैक्टेशन बहुत अच्छे से चलता रहेगा तब तक नहीं होती हैं। ठीक है, आपने सुना होगा ना कि पीरियड्स नहीं आते हैं फीमेल को, आपने सुना होगा कि पीरियड्स नहीं आते हैं फीमेल को, ठीक है, आफ्टर बर्थ। तो वो सब रीजन यही है। तो आगे देखते हैं बेटा। तो हम ये लिख सकते हैं ना, एट लास्ट, कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं बेटा, कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं ना कि दीज 6 मंथ आर सेफ फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स टू अवॉइड प्रेगनेंसी। दीज 6th month of intense lactation are safe for sexual intercourse to avoid conception and pregnancy। ठीक है, समझ गए बात को बेटा इतना। ये तो हो गया आपका लैक्टेशनल एमेनोरिया। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करो, फिर हम लोग चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक में जिसका नाम है क्वाइटस इंटरप्टस। चलो, ठीक है, हम लोग बात करते हैं किसकी बेटा, क्वाइटस इंटरप्टस की। थर्ड जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा क्वाइटस इंटरप्टस। ठीक है, क्वाइटस इंटरप्टस में क्या होता है, सपोज करिए ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है। यहाँ पर क्या है, ये बेटा आपके फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, ये आपकी वेजाइना है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा। जब एक मेल पार्टनर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो उसका पेनिस इंटर करता है कहाँ पर बेटा, इस वेजाइना में। तो ये ब्लू कलर का सपोज करिए क्या है बेटा, ये पेनिस है। ठीक है, यहाँ पर क्या चल रहा है बेटा, यहाँ पर हो रहा है सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्या हो रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है। सेक्सुअल इंटरकोर्स करते टाइम पर मेल क्या करता है, अपने पेनिस के थ्रू सीमेन को एजैकुलेट करता है कहाँ पर,
इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, यानी ये जो रेड कलर का मैं बना रहा हूँ ये क्या है बेटा, सीमेन है। अगर इस पेनिस से सीमेन एजिकुलेट हुआ, कहाँ पर, ये सीमेन है, सीमेन एजेकुलेट हुआ बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो यहाँ के स्पर्म तो यहाँ से माइग्रेट करते हुए यहाँ तक पहुँच जाएंगे और फर्टिलाइजेशन करा देंगे। ठीक है, तो आपके क्वाइटस इंटरप्टस का मतलब क्या है, क्वाइटस का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स, इंटरप्टस का मतलब इंटरप्ट कर देना। सेक्सुअल इंटरकोर्स चल रहा है, लेकिन इस मेल को जैसे ही ये सेंसेशन आता है कि उसका सीमेन रिलीज होने वाला है, यानी वो इजेकुलेट करने वाला है, तो जस्ट बिफोर एजेकुलेशन, यानी सीमेन रिलीज करने से जस्ट पहले ये इस पेनिस को निकाल लेता है बेटा बाहर। यानी इस वजाइना से, देखो यहाँ पर अभी क्या चल रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स चल रहा है। सेक्सुअल इंटरकोर्स करते टाइम पर जैसे ही इस मेल को पता चलेगा कि मुझे इजेकुलेशन होने वाला है, यानी मेरा सीमेन बाहर आने वाला है पेनिस से, तो जस्ट बिफोर एजेकुलेशन, यानी एजेकुलेशन से जस्ट पहले वो वेजाइना से बाहर कर लेगा सीमेन को, सॉरी वेजाइना से बाहर कर लेगा पेनिस को। तो अब सोचो बेटा कि ये क्या था, सेक्सुअल इंटरकोर्स था, तो जस्ट बिफोर एजुकुलेशन इसने क्या किया, अपने पेनिस को ऐसे बाहर कर लिया। तो जब पेनिस बाहर आ जाएगा बेटा किस वेजाइना से, तो इसका एजुकुलेशन कहाँ होगा, वेजाइना के बाहर होगा, यानी ये सीमेन कहाँ निकलेगा बेटा, वेजाइना से बाहर निकलेगा। जब वेजाइना से बाहर निकलेगा तो यहाँ से स्पर्म जो होंगे वो बेटा उड़ के तो यहाँ तक नहीं पहुँच जाएंगे ना, उड़ के तो यहाँ तक नहीं पहुँच जाएंगे ऐसे। ठीक है, इसके लिए क्या जरूरी था कि ये सीमेन कहाँ होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता, तब यहाँ से स्पर्म जो है यहाँ तक जाता। ठीक है, ये वाले रास्ते से तो जा नहीं सकता उड़ के ना। ठीक है, तो ऐसा करने से भी क्या कर सकता है बेटा, कोई व्यक्ति कंसेप्शन और प्रेगनेंसी को रोक सकता है। ठीक है, तो ऐसे मेथड को क्या कहते हो बेटा, क्वाइटस इंटरप्टस कहते हो, जिसमें मेल पार्टनर क्या करता है, अपने इजेकुलेशन से जस्ट पहले पेनिस को वेजाइना से बाहर कर लेता है, यानी विड्रॉ कर लेता है वो। ठीक है, तो इसी वजह से इस क्वाइटस इंटरप्टस को विड्रॉल मेथड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा इसको, विड्रॉल मेथड कहते हो, विड्रॉल मेथड। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए बात को। अब आपको अगर लिखना होगा कि व्हाट इज विड्रॉल मेथड या फिर व्हाट इज क्वाइटस इंटरप्शन, तो क्या लिखोगे, तो आप ये लिखिए कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करते टाइम पर कोई मेल पार्टनर एजेकुलेशन से जस्ट पहले अपने पेनिस को क्या करता है, वेजाइना से बाहर कर लेता है और अपना सीमेन जो है वो वेजाइना के बाहर एजेकुलेट करता है। ठीक है, जिससे इंसेमिनेशन नहीं होने पाता। इंसेमिनेशन मतलब सीमेन यहाँ रिलीज होगा तो उसको इंसेमिनेशन कहते हो, बाहर रिलीज होगा तो वो इंसेमिनेशन नहीं है, इंसेमिनेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी और आपके कंसेप्शन जैसी प्रोसेसेस नहीं हो पाती है। ठीक है, ये बात क्लियर है बेटा। तो अब हम लोग लिखते हैं किसके डेफिनेशन लिखते हैं बेटा किसकी, क्वाइटस इंटरप्टस के। तो हम लिखते हैं बेटा ए मेल पार्टनर should withdraw its penis from vagina of female just before ejaculation, so that insemination not occurs, यानी इंसेमिनेशन नहीं होता। ठीक है, इंसेमिनेशन ना होने से क्या होगा, विच रिजल्ट्स क्या रिजल्ट देगा बेटा, यहाँ तक आप डेफिनेशन हो गई आपकी। फिर ये जो है ना, ये क्या रिजल्ट देगा आपको, क्या रिजल्ट देगा, नो कंसेप्शन, विच रिजल्ट्स नो कंसेप्शन एंड नो प्रेगनेंसी। ठीक है, इस तरीके से बेटा आपने क्या किया, नेचुरली कंट्रोल किया किसको, बर्थ को। ठीक है, आज के हमारी क्लास में हम लोग सीखते हैं केवल इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे बेटा किसको, आर्टिफिशियल मेथड को। ठीक है, तो चलो मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।